सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम जहांगीर से संबंधित मुगल काल के तथ्यों का अध्ययन कर रहे थे और बूस्टर फैक्ट्स के माध्यम से हमने जहांगीर को समाप्त भी कर लिया था। अगले उत्तराधिकारी के रूप में शाहजहां उल्लेखनीय है, जिसे एएल श्रीवास्तव के शब्दों में स्थापत्य का राजकुमार भी कहा जाता है। यह आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रखेंगे कि शाहजहां के बाद एक और महत्वपूर्ण शासक आता है औरंगजेब, और उसके बाद मुगल काल अवनति की ओर देखा गया है कि उसके बाद कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जिसका प्रभाव संपूर्ण भारत तक हो। तो इन्हीं सब बिंदुओं को संज्ञान में रखते हुए, केंद्र बिंदु में रखते हुए आज के टॉपिक को हम देखने की कोशिश करेंगे, जो महत्वपूर्ण होगा। आपका हेडिंग होगा शाहजहां। बना दीजिए हेडिंग। शाहजहां से आज की कक्षा की शुरुआत होगी। ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक। सत्ताईस से लेकर 1658 ईस्वी तक। 58 ईस्वी तक, ठीक है। काल को जरूर ध्यान रखेंगे। अकबर की मृत्यु कितने ईस्वी में हुई? कौन बताएंगे? 1605। वेरी गुड। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वो काल है जिसके पूर्व अंग्रेजी कंपनियों का भारत में पदार्पण हो चुका था, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम आगे चलेंगे। आज का टॉपिक है शाहजहां। शाहजहां को समझ लेते हैं। पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी कि अकबर ने राजपूत अवलंबन की नीति को अपनाया था, और इस कड़ी में जो महत्वपूर्ण उसने निर्णय लिए वह यह था कि भारत में जो क्षत्रिय राजा अकबर या मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं उनको वह प्रश्रय देता था। लेकिन किसी कारणवश यदि कोई ऐसा सम्राट हो जो उसका अधीनता स्वीकार करने से मना कर दे, उसकी अधीनता ना स्वीकार करे, तो फिर उसे राजा के विरुद्ध, मुगल राजा अकबर के विरुद्ध युद्ध करना पड़ता था। ध्यान रखिएगा। इस कड़ी में जोधाबाई के साथ अकबर का विवाह हुआ था, जो डैश की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? जल्दी। आमेर की राजकुमारी। गुड आंसर। सभी का उत्तर आना चाहिए, ठीक है। तेजी में उत्तर आना चाहिए। जो पहले जवाब देगा केवल उसी को माना जाएगा कि याद था, ठीक है। तो तत्पर रहना है। जोधाबाई का विवाह हुआ। अब बताना है कि जोधाबाई को कौन सी उपाधि मिली थी? मरियम उज जमानी की उपाधि मिली थी। मैंने इस कड़ी में कुछ शासकों के भी नाम लिखवाए थे, और मैंने बताया था कि इनका जन्म हिंदू माताओं के गर्भ से हुआ था, लेकिन इस्लामिक शासक थे। कौन? कोई एक व्यक्ति 5 शासक का नाम सुना दे जो मुस्लिम था लेकिन हिंदू माताओं के गर्भ से जन्म हुआ था। कौन बताएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। 5 शासक लिखवाए थे। सलीम या जहांगीर, शाहजहां, अहमद शाह प्रथम, बहादुर शाह फर्स्ट एंड बहादुर शाह सेकंड। इस पांचों की हम चर्चा कर चुके थे। आवाज सब तक जा रही है कि नहीं? एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुख्य बातों पर आते हैं। आज का टॉपिक है शाहजहां, और जैसे कि आप सभी को पता है कि जोधाबाई का एक और नाम था। क्या नाम था? ऐसे याद करेंगे तब तो अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। अकबर की पत्नी को जहांगीर की पत्नी बना देंगे, और जहांगीर की पत्नी को अकबर की पत्नी बना देंगे तो अन्याय हो जाएगा। मेहरुनिसा किसका नाम था? पहले ये बताइए। नूरजहां का नाम था। तो जहांगीर की पत्नी को अकबर की पत्नी बना देंगे?
संभव है? नहीं है। जगत गोसाई लिखवाए थे ना, जगत गोसाई। ठीक है, तो जगत गोसाई के गर्भ से ही खुर्रम का जन्म हुआ था, जिसका नाम आगे चलकर शाहजहां पड़ा। क्यों पड़ा इसकी चर्चा हो चुकी है। ठीक है, और आगे चलकर जब हम देखते हैं तो शाहजहां का बचपन ही क्या है, संघर्षों से भरा हुआ है। भाइयों के बीच साम्राज्य को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। किसी तरह से वो इसमें सफल हो जाता है, सत्ता को हासिल करता है। लेकिन जब उसके जीवन का उत्तरार्ध आता है तो उसका पुत्र औरंगजेब भी इसी पैटर्न को अपनाता है, भाइयों में द्वंद्व कर बैठता है और शाहजहां को कैद कर लेता है और ताजमहल के सामने कैद करके रख देता है। तो इस प्रकार मुगल वंश का यह जो काल है, एक तरफ स्थापत्य का स्वर्ण युग तो ए एल श्रीवास्तव के शब्दों में है, लेकिन दूसरी ओर क्या है, राजनीतिक उथल पुथल और संघर्ष का भी काल रहा है। सभी बिंदुओं को हम देखने की कोशिश करेंगे। लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रथम बिंदु लिखिए, शाहजहां या खुर्रम का जन्म, शाहजहां या खुर्रम का जन्म, खुर्रम का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था, लाहौर में हुआ था। एवं उसका विवाह, एवं उसका विवाह आसफ खां की पुत्री, उसका विवाह आसफ खां की पुत्री, आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम ब्रैकेट में मुमताज महल से हुआ था। मुमताज महल से हुआ था, मुमताज महल से हुआ था। यह पहला महत्वपूर्ण बिंदु है। मुगल काल में 2 चीजें बड़ी प्रचलित हैं। सबसे पहले तो राजा को बादशाह कहा गया, जबकि सल्तनत काल में राजा को सुल्तान कहा गया था। मुगल काल में राजा को बादशाह कहा गया। और दूसरा यह है, उपाधि को धारण करने का प्रचलन रहा है। ध्यान रखिएगा, चाहे राजा हो तो अपने नाम को बड़ा करके उपाधि धारण करता है, अथवा यदि राज्य की साम्राज्ञी हो तो देखेंगे आपकी, जैसे मरियम उज जमानी, जैसे आप देखेंगे कि मुमताज महल, नूरजहां, तो असली नाम को हाइड करके और एक दूसरा ही उपनाम दिया जाता है। यह प्रथा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए, जहांगीर की मृत्यु के बाद, जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां के ससुर आसफ खां ने, शाहजहां के ससुर आसफ खां ने, आसफ खां ने खुसरो के पुत्र, खुसरो के पुत्र द्वारबक्स को, खुसरो के पुत्र द्वारबक्स को, द्वारबक्स को तत्कालिक रूप से बादशाह बना दिया। तत्कालिक रूप से बादशाह बना दिया। खुसरो कौन था? जहांगीर का भाई था। शहरयार भी कौन था? शहरयार कौन था? भाई ही था। खुसरो को तत्कालिक रूप से बादशाह बना दिया, जबकि शहरयार ने, किसका भाई था? हाँ, शाहजहां की मैं चर्चा कर रहा हूं, शाहजहां का ही भाई है। ध्यान रखिएगा, खुसरो, शहरयार, शाहजहां ये भाई हैं। तभी तो एक भाई को क्या किया? तत्कालिक रूप से राजा बना दिया। एवं
एवं शहरयार ने, ये सभी भाई हैं, ध्यान रखिएगा आपस में, शहरयार ने स्वयं को लाहौर में बादशाह घोषित कर दिया। लाहौर में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। मैंने चर्चा की कड़ी में लिखवाया था कि शाहजहां के पिता जहांगीर ने भी एक बार अकबर को जहर देने की कोशिश की थी, आप सभी को याद होगा, याद है कि नहीं? तो मुगल वंश में पिता की हत्या करने की प्रथा रही है और खुद शासक बनने की प्रथा रही है। वैसे एक बार इस प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनाने की कोशिश की और सफल भी रहा, अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। लेकिन सल्तनत काल में यह प्रथा नहीं थी, देखने को तो मिलता है कहीं कहीं, लेकिन प्रथा नहीं बनी थी। लेकिन मुगल काल में ऐसा है कि अकबर के बाद यदि किसी शासक को हम देखते हैं, उस शासक में यह प्रवृत्ति विकसित हो रही है कि पिता की हत्या कर दे और सत्ता पर जाकर बैठ जाए। जब शाहजहां को शासन मिलना था उस समय इतने विद्रोह हुए, शहरयार ने खुद को लाहौर में स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया था। अब आसफ खां जो शाहजहां के ससुर थे वो कूटनीतिज्ञ थे, उनका दिमाग बहुत तेज चलता था। उन्होंने सोचा कि यदि इस तरह की स्थिति रही तो साम्राज्य का विघटन हो जाएगा और चारों भाई क्या करेंगे, तीनों चारों भाई भारत को बांट लेंगे। उन्होंने क्या किया, शहरयार की दोनों आंखें निकलवा दी। पहले यही सब दंड मिलता था, लिख दीजिए, देखिए, आसफ खां ने शहरयार की आंखें निकलवा दी, शहरयार की आंखें निकलवा दी और उसे पराजित कर दिया। ठीक है, अब जो शत्रु था एक भाई वो तो चला गया। अब एक भाई को चार्ज दिया था, उससे चार्ज वापस लिया गया कि शाहजहां ये क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो जब शाहजहां राजा बनता है उसने क्या किया, जैसे जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, तो इस तरह से उसने क्या किया, अपना एक बहुत बड़ा सा नाम रखा। इतना बड़ा नाम रखा कि यदि आज के समय में शाहजहां जीवित होता और कोई सरकारी फॉर्म भरता तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी फॉर्म में उसका नाम आ सकता था। इतना बड़ा नाम रखा, लिख लीजिए। कुछ अभ्यर्थी हंस रहे हैं। ऐसे ऐसे राजा थे। नेपाल के राजाओं में भी यह प्रथा थी। ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव, सामान्य ज्ञानेंद्र नाम था, नाम क्या रखा, ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव। कभी देखिए सिक्कों पर लिखा हुआ है, 2006 से पहले पहले तक लिखा हुआ है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, फरवरी 1628 को शाहजहां 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 ने स्वयं को स्वयं को अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन, ठीक है, मोहम्मद साहब किरान एहसानी शाहजहां, इतना बड़ा नाम रखा। नाम में ही पर्चे लेकर घूमता था। हाँ, शाहजहां याद रखिए, इसीलिए तो शाहजहां के नाम से इतिहासकारों ने लिख दिया उसको। इतिहासकारों को मालूम था कि आने वाले समय में लोग सरकारी सेवाओं की तैयारी करेंगे और उनके लिए क्या होगा, डिप्रेशन का कारण बन सकता है। तो उन्होंने कोई बात नहीं, इतना याद रख लीजिए। जैसे कहते हैं ना कि कलयुग में सिर्फ राम का नाम ले लीजिए तो पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, किसी मंत्र के जाप की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही समझिए, सतयुग में पूरा मंत्र को पढ़ना पड़ता था, लेकिन कलयुग में कहते हैं कि सिर्फ राम का नाम ले लीजिए तो कार्य सिद्ध हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है। अब जो राजा हैं वो अपने साथ संपूर्ण खानदान का परिचय लेकर चलते हैं, वो क्या है, ताकि जब कोई नाम सुनेगा, और ध्यान रखना है उस समय में जब राजा महल में आते थे बादशाह, तो जो नाम के उच्चारक व्यक्ति होते थे जो स्वागत में खड़े होते तो पूरा नाम पढ़ते थे रोज। इतनी बड़ी सजा होगी।
यदि वो बीच में भूल जाए तो फांसी की सजा हो सकती थी उसे, इतना कड़ा नियम होता था। ठीक है, तो शाहजहां ने फरवरी 1628 में स्वयं को अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहब किराने सानी शाहजहां के नाम से बादशाह घोषित किया। ये लिख दीजिए। हाँ, कहा जाए। हाँ हाँ, नाम बहुत बड़ा बड़ा है। जिसको भी छोटा सा पद मिला उसने, पद मिला 100 मनसब का तो नाम रख लिया 500 मनसब का। ठीक है, ऐसे ही बस शॉर्ट में याद रख लीजिए, शॉर्ट में याद रख लीजिए। अकबर का ही क्या नाम है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, वो तो कम से कम 3 शब्दों का नाम रखा। इसमें तो एक पूरा वाक्य है कि नहीं है। और औरंगजेब का नाम भी ऐसा ही है। औरंगजेब स्वयं को जिंदा पीर कहता था, इसको भी ध्यान रखेंगे। कई शासकों ने स्वयं को कहा कि अल्लाह के बाद, मोहम्मद साहब के बाद अगला पैगंबर मैं ही हूं। इस तरह के भी शासक हुए, इसको भी ध्यान में रखना है। अभी ने कहते हैं कि लोकतंत्र संसार का सबसे क्या है, उत्कृष्टतम शासन पद्धति है। अभी तक इससे बेहतर शासन पद्धति मिली ही नहीं है। दोस्तों इसमें भी बहुत सारे हैं, लेकिन पूर्व के शासन पद्धतियों से क्या है, बेहतर विकल्प है फिलहाल। आगे चलेंगे। तो आपने लिख दिया कि बादशाह स्वयं को घोषित किया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए। शाहजहां द्वारा आसफ खां को, शाहजहां द्वारा आसफ खां को वजीर का पद, मीन्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वजीर का पद, जबकि महावत खां को आसफ खां को वजीर का पद। आसफ खां कौन है, कौन है आसफ खां? इसके ससुर हैं, मुमताज के पिता हैं। इनको क्या बना दिया, वजीर बना दिया, कूटनीतिक ब्रेन के व्यक्ति थे। जबकि महावत खां, महावत खां को खान ए खाना की उपाधि दी, खान ए खाना की उपाधि दी। उपाधि दी। अकबर ने खाने खाना किसे कहा था? अब्दुल रहीम को कहा था। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अलग अलग शासकों ने अपने समय के समतुल्य, जो उनको लगा कि उस लेवल के व्यक्ति हैं, उनको खाने खाना की उपाधि प्रदान की। आसफ खां को वजीर बनाया। अगला बिंदु, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। महत्वपूर्ण है कि शाहजहां ने सिजदा और पावोस प्रथा को समाप्त कर दिया। शाहजहां ने सिजदा और पावोस प्रथा को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। एवं चहार तस्लीम, चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की। चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की। आगे चलेंगे। यदि आपको इस प्रथा के बारे में जानना हो तो इस प्रथा को आप सर्च कर सकते हैं। मैं कह दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। इसमें राइट हैंड को क्या झुकाकर 2 बार सर को झुकाना पड़ता था और बादशाह को सलामी देनी पड़ती थी। अब ये कैसे करते हैं, इसके कई वीडियोस उपलब्ध हैं, आज भी देख लीजिएगा। एक जैसे सिजदा और पावोस होता है, उससे थोड़ा ही अलग है। यह बादशाह को सलामी देने की एक प्रथा है उस समय की, इसको लागू किया। इसका नाम है चहार तस्लीम। पूछ सकता है कि चहार तस्लीम किसने लागू किया? खतरनाक क्वेश्चन हो जाता है कई बार, ये याद नहीं रहता है। तो उत्तर होगा शाहजहां ने लागू करवाया। पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है, क्योंकि जब भी किसी प्रथा की समाप्ति होती है और नए प्रथा की शुरुआत होती है
उस क्रम में आप देखेंगे कि वह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। सिजदा और पाबोस को समाप्त करने वाला शासक भी शाहजहां था, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इसको डबल टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट, पहले तो आप लोग ये बताएं कि इलाही संवत की शुरुआत किसने की? अकबर ने की, सबको याद होगा। ध्यान रखेंगे कि शाहजहां ने इलाही संवत को हटा दिया और इसके बदले में हिजरी संवत की शुरुआत की। लिख दीजिए, शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत की। छोटू कुमार जी, हाथ आपका रेज है, बताया जाए। ठीक है, हिजरी संवत की शुरुआत की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जिसको समाप्त किया और जिसकी शुरुआत की, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। लिख दीजिए, शाहजहां ने अपने शासन के 11वें वर्ष में 11वें वर्ष में झरोखा दर्शन एक प्रोटोकॉल था, ध्यान रखिएगा। जबकि 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु लिखिए, शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए, आगरा से दिल्ली लाने के लिए 1638 में 1638 में यमुना के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव रखी। यमुना के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव रखी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लेकिन शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को मलिका ए जमानी की उपाधि दी। मलिका ए जमानी की उपाधि दी, जिसकी मृत्यु 7 जून 1631 को प्रसव पीड़ा से हो गई। जिसकी मृत्यु 7 जून 1631 को प्रसव पीड़ा से हो गई। प्रसव पीड़ा से हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, साथ रिपीट किया जाए, शब्दों को थोड़ा ठीक कर लेंगे तो चयन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 जून 1631 को प्रसव पीड़ा से हो गई। आगे चलते हैं। हमारे दिल्ली एनसीआर की हिंदी इस देश में सबसे खराब हिंदी में से एक है।
इस तथ्य को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्थानीय भाषाओं का जो लय है वो ऐसा है जिसने हिंदी का हाथ पांव तोड़ कर अलग कर दिया है। इसको ध्यान रखिएगा। तो हिंदी में उत्कृष्टता लाना है। हाँ, हिंदी साक्षात्कार में करेंगे तो सीधा किक आउट हो जाते हैं। वहाँ एक बात तो सदैव ध्यान में रखना है कि क्योंकि विविध राजनीतिक कारणों से इंग्लिश को बाहर हम नहीं कर सके, उसके लिए कई पॉलिटिकल कारक जिम्मेदार हैं, लेकिन आज भी हिंदी इस देश की प्रथम राजभाषा है। और हिंदी जब हम कहते हैं तो मैं बोलने वालों का दोष नहीं देता हूं। आप यदि कभी हरियाणा प्रांत में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रांत के लोगों की हिंदी सुनेंगे तो उनकी हिंदी क्या है? टूटी फूटी है, अशुद्ध हिंदी है। उनको शुद्ध हिंदी बोलने के लिए बहुत ट्रेनिंग लेना पड़ता है, वो जानकर नहीं बोलते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम किसी संवैधानिक मंच पर होते हैं, किसी साक्षात्कार बोर्ड में होते हैं, तो ऐसे जगहों पर या सरकारी कार्य इत्यादि में क्या होता है कि हम जो हिंदी बोलते हैं वो मानक हिंदी होनी चाहिए। यदि वो मानक हिंदी नहीं है तो आपकी क्षेत्रीय भाषाएं वहां नहीं चलेंगी। यदि मैं यूपीएससी के साक्षात्कार में जाकर मैथिली में शब्द कहने लगूं तो 10 मिनट के अंदर में, 10 मिनट बहुत कह दिया, 2 मिनट के अंदर में बाहर हो जाएंगे। यदि हमने जैसे 2 तरह की भाषाएं मैं बोल के सुनाता हूं, रेडियो में समाचार सुनाया जा रहा था, ये भी एक भाषा है, अशुद्ध है, साफ गलत है। यह दिखाता है कि आपको हिंदी बिल्कुल नहीं आता है, आपने बस परिवेश से हिंदी सीख लिया। रेडियो द्वारा समाचार का संप्रेषण किया जा रहा था, ये शुद्ध हिंदी है। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि सर एक बार बोलिए, सर एक बार फिर से कहा जाए, मानक हिंदी है। तो मानक भाषा जब आ जाएगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अखबारों को पढ़ना पड़ेगा। तो मानक भाषा जब आ जाएगी तो क्या होगा, आपके सिलेक्शन के रास्ते बुलंद हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, और उससे जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़कर स्थानीय भाषाओं में चली जाएगी तो फिर आपके सिलेक्शन के दरवाजे उच्च पदों के लिए सदैव बंद हो जाएंगे, सर्वथा बंद हो जाएंगे। इस तथ्य को ध्यान में रखना है। यह भी एक कारण है कि देश के सर्वोच्च बोर्ड्स में इंग्लिश को बढ़ावा मिल गया बाद में, क्योंकि भारत में जैसे आप दक्षिण में चले जाइए, दक्षिण भारत के लोग, उनको हिंदी आती ही नहीं, दे डो नॉट नो हाउ टू स्पीक हिंदी, पता ही नहीं है, इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश को ही बाद में चला दिया गया इसीलिए। लेकिन जब भी हम कार्यक्षेत्र में जाते हैं या पत्राचार इत्यादि में जाते हैं, एक माइक ऑन है, कुछ मिनट के लिए बंद कर लिया जाए, तो वहां पर हमारी हिंदी मानक होनी चाहिए। मानक हिंदी आपको एक अलग ऑरा देगी, इस तथ्य को ध्यान में रखना है ना। आगे चलते हैं। बहुत प्रयास करके आता है, क्योंकि आपका जो परिवेश होगा वो सदैव क्या होगा, टूटी फूटी हिंदी का होगा, चाहे किसी भी प्रांत से हो। लेकिन मानक हिंदी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाषा का अर्जन करना पड़ेगा, और वो अर्जन आसान नहीं है। आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ लोग अलग ही टाइप से हिंदी बोल रहे हैं, और आप उसमें विशुद्ध हिंदी बोल रहे हैं। लोग, आप ऐसी हिंदी कौन बोलता है आजकल? मुझे भी कई बार लोग विभाग में कहते हैं कि बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं, ऐसा ऐसा हिंदी कैसे बोला जा सकता है? मैं कहता हूं कि देखिए, ये अर्जित करना पड़ता है। जैसे आप एक चीज देखेंगे कि जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, किसी भी जीव का, साइकोलॉजी की बात हम कर रहे हैं, तो शरीर के अंगों के विकास के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। चाहे एक व्यक्ति घी का सेवन कर ले या फिर सूखी रोटी का सेवन कर ले, उंगलियों की लंबाई उतनी ही बढ़ेगी जितनी कि उसके डीएनए में पहले से क्या है, डिजाइंड है। जरा भी अंतर नहीं होगा। आंखों का आकार उतना ही होगा, चाहे कितना भी पौष्टिक भोजन कर ले या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ज्ञानार्जन की बात है, ज्ञान प्रकृति देती नहीं है, उसे अर्जित करना पड़ता है। वो बाय डिफॉल्ट नहीं बढ़ता है। नहीं प्रयास करेंगे तो क्या होगा, साफ हो जाएगा वो। भाषा उसी का एक अंग है। आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी अभ्यर्थी समझ पा रहे होंगे। शरीर के विकास के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। यदि देखिएगा कोई कूड़ा करकट उठाकर भी खा ले तो भी वो बड़ा हो जाएगा, युवा हो जाएगा। अलग बात है कि कुपोषण का शिकार हो सकता है, लेकिन हाथ पांव की लंबाई में, शारीरिक बनावट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। लेकिन नॉलेज की जहां तक बात है तो वो आपको अर्जित करनी पड़ती है, और यही अर्जन की कला मनुष्य में है। इसीलिए मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना है। अन्य जीवों को यह कला नहीं मिली तो वो भोजन करते ही रह गए, उन्होंने कुछ अर्जन नहीं किया। भाषा, और एक दूसरा भी तथ्य है कि यदि आपको एक से अधिक भाषाओं में मास्टरी है, मास्टरी मीन्स आप विशुद्ध लेवल में बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं, तो आप सामान्य व्यक्ति से कई गुना अलग होकर सोच सकते हैं। ठीक है, आपका जो माइंड का डायमेंशन होगा वो मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा। यह प्रैक्टिकल है किया हुआ। जैसे कोई 10 भाषा जानता है
उसके अंदर इतनी कुशाग्रता होगी वो दो भाषा वाले के अंदर कभी नहीं हो सकती है। इसको भी ध्यान रखना है। आगे चलेंगे, मुख्य बातों पर आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने समझ लिया होगा। मुख्य बातों पर आ जाए, कहाँ थे हम? शाहजहां में एक बार देख लीजिए उस टॉपिक को भी। मुमताज पर थे, ठीक है। लिख दीजिए नेक्स्ट पॉइंट। इसका क्या उपनाम दिया, किस नाम से नवाज दिया? मलिका ए जमानी। मलिका ए जमानी का अर्थ होता है पूरे जमाने की मलिका, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखिए मुमताज की याद में शाहजहां ने, मुमताज की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण, ताजमहल का निर्माण आगरा स्थित उसके कब्र पर करवाया। आगरा स्थित उसके कब्र पर करवाया, कब्र पर करवाया। नीचे लिख दीजिएगा मुख्य स्थापत्य कलाकार, सबको याद होना चाहिए। मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। ध्यान रखिएगा, इतना भी बड़ा ये उस्ताद एक सीख भी देते हैं जीवन में कि किसी व्यक्ति के अंदर में यदि बहुत कोई यूनिक कला आ गई तो उस व्यक्ति का हाथ कटना निश्चित है। इसको ध्यान रखिएगा, उसके हाथ काट लिए जाते हैं। इसका हाथ काट लिया गया था इस कलाकार का, ठीक है, सबको पता होगा। कभी यदि आपके अंदर में कोई विलक्षण क्षमता हो, उस क्षमता को क्या रखना चाहिए? गुप्त रखना चाहिए, बताना ही नहीं चाहिए किसी को। वरना उस समय जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा सत्ता में, वही हाथ काट कर ले जाएगा कि अब मेरे लिए तो बना दिया ताजमहल, अब दूसरों के लिए ताजमहल क्या होगा? नहीं बना पाएगा। और इसके साथ यही हुआ था, इतना परिश्रम से डिजाइन तैयार किया, सब कुछ किया, बाद में शाहजहां ने दोनों हाथ कटवा दिए इसके कि आज के बाद किसी के लिए तुम काम नहीं करोगे, हो गया, तुम्हारी उस्ताद यहीं समाप्त है। आगे चलते हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट देखिए, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्णयुग कहा जाता है। स्थापत्य काल का स्वर्णयुग कहा जाता है, स्वर्णयुग कहा जाता है, ठीक है। अब क्यों कहा जाता है? इस काल में गुंबज की डिजाइन की काफी शानदार इमारतें बनी। लिख दीजिए जैसे प्रमुख इमारतें, प्रमुख इमारतें। दिल्ली का लाल किला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा भी जाता है कि लाल किला किसने बनवाया? किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। लाल किला है कहां पर? दिल्ली में है। पहला लिख दीजिए दिल्ली का लाल किला, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्राइम मिनिस्टर आकर क्या करते हैं? स्पीचिंग करते हैं, भाषण देते हैं, संपूर्ण देश को संबोधित करते हैं। कौमा, दीवाने खास, दीवाने खास, दीवान ए आम, दीवान ए आम। दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद। ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों ने यहां पर आर्मी कैंप बनाया था एक टाइम में, जहां आज जामा मस्जिद है। हम देखेंगे 57 के भारत में, इस तथ्य को पढ़ेंगे। जामा मस्जिद, कौमा आगरा का मोती मस्जिद और ताजमहल, ठीक है, ताजमहल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रमुख चित्रकार, समझ जाना है कि शाहजहां के समय में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर, मोहम्मद फकीर, फ क दीर्घ का र, फकीर,
और मीर हासन, म दीर्घी का र, मीर हासन। एक बार दोबारा से कहा जाए। हाँ, मोहम्मद फकीर और मीर हासिम लिखिएगा, हासिम। मीर हासिम ये दोनों क्या थे? म्यूजिशियन थे, संगीतज्ञ थे। हाँ, इसी में अगला पॉइंट लिखिए, उसने संगीतज्ञ लाल खां को, उसने संगीतज्ञ लाल खां को गुणों का समंदर कहा। गुणों का समंदर कहा। गुणों का समंदर कहा, ध्यान रखना है। गुणों का समंदर कहा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शाहजहां के, अगला बिंदु, शाहजहां के सत्ता पर आसीन होने के साथ ही, शाहजहां के सत्ता पर आसीन होने के साथ ही जुझार सिंह बुंदेला, जुझार सिंह बुंदेला, जुझार सिंह बुंदेला, कौमा, खान ए जहां लोदी, खान ए जहां लोदी, और 1632 में पुर्तगालियों के साथ विद्रोह का सामना करना पड़ा। और 1632 में पुर्तगालियों के साथ विद्रोह का सामना करना पड़ा, विद्रोह का सामना करना पड़ा। ठीक है, करना पड़ा। अब यदि हम मुगल काल के ओवरव्यूज को देखते हैं तो पाते हैं कि अकबर और जहांगीर तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे आपने देखा है कि हुमायूं ने उत्तराधिकारी अकबर को नियुक्त कर दिया था, अकबर ने शेखू बाबा को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। समझ पा रहे हैं कि नहीं? शेखू बाबा कौन था? जहांगीर था। ठीक है, अकबर ने सलीम या शेखू बाबा या जहांगीर को उत्तराधिकारी बना दिया था, पहले से तय कर दिया था। लेकिन शाहजहां संभवतः ऐसा पहला उत्तराधिकारी हुआ जिसका जीवन शुरू से ही संघर्षों में रहा उत्तराधिकार को लेकर, क्योंकि एक भाई शहरयार ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। अलग बात है कि आसफ खां की चतुराई से या कूटनीतिज्ञता से उसकी हत्या हो गई, उसकी आंखें निकाल दी बाद में, अलग बात है। लेकिन संघर्ष तो करना पड़ा। पुर्तगालियों के साथ भी शाहजहां को संघर्ष करना पड़ा। एक पॉइंट लिख दीजिए, शाहजहां पहला मुगल बादशाह था, शाहजहां पहला मुगल बादशाह था जिसके जीवन काल से ही उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया था। उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया था। शाहजहां पहला मुगल बादशाह था जिसके जीवन काल से ही उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया था। निरंजन जी ने एक प्रश्न पूछा है कि ब्लॉक और वाया में क्या अंतर होता है। अच्छा, ब्लॉक और वाया में क्या अंतर होता है, इसका सामान्य उत्तर है, ब्लॉक एक फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी
भौतिक मुख्यालय है किसी जगह का, जैसे गांवों का ब्लॉक। लेकिन वाया एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है टू गो, माने की ओर जाना या की ओर से आना, टू कम। समझ पा रहे होंगे? जैसे हम जिस मुख्य रास्ते से होकर जाते हैं उसको वाया बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि वाया आगरा, तो वहां आगरा ही क्या है, एक मुख्य रास्ता का हिस्सा है। लेकिन एक ब्लॉक है तो वो मुख्यालय हो गया। ब्लॉक एक स्थिर जगह है और वाया क्या है, रास्ते का सूचक है, मुख्य मार्ग का सूचक है। समझ में आई बात? ब्लॉक अंग्रेजी का शब्द है, वाया स्पेनिश का शब्द है। आगे चलते हैं। कहाँ थे हम? थे किस बिंदु पर, एक बार देख लीजिए। हाँ, पहला मुगल बादशाह था जिसका जीवन आरंभ से ही उत्तराधिकार के संघर्ष से भरा हुआ रहा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। कालांतर में शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया। कैद कर लिया। कालांतर में शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया। उसे कैद कर लिया। अब एक तथ्य ध्यान में रखेंगे, क्यों कैद कर लिया? तो शाहजहां के भी कई पुत्र थे, 4-5 पुत्र थे, जिसमें दारा सिकोह सबसे योग्य राजा हो सकता था। लेकिन वह क्या था, पुत्रों में सबसे बड़ा नहीं था। औरंगजेब पुत्रों में सबसे बड़ा था। तो शाहजहां की आंतरिक इच्छा थी कि दारा सिकोह को ही बादशाह घोषित किया जाए, लेकिन औरंगजेब इस पक्ष को मानने को तैयार नहीं था। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोध शुरू हो गए यहाँ पर। और यही कारण था कि बाद में औरंगजेब ने जब सत्ता हासिल कर ली तो शाहजहां को सदा के लिए कैद कर दिया। एक पॉइंट लिख दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। शाहजहां के पुत्रों में दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था। शाहजहां के पुत्रों में दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था। सर्वाधिक विद्वान था। एवं इसने भागवत गीता इसने भागवत गीता भागवत गीता कौमा योग वशिष्ठ कौमा योग वशिष्ठ कौमा उपनिषद और रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। उपनिषद और रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। फारसी में करवाया। ध्यान रखेंगे, दारा सिकोह हिंदू के धर्म ग्रंथों से इतना प्रभावित था, तो उसने क्या किया, एक रचना बनवाई, सर ए अकबर, जिसका अर्थ होता है महान रहस्य। ठीक है। और इस नाम से उसने उपनिषदों का अनुवाद करवाया था, क्योंकि उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, जिसकी संख्या कितनी है? कितनी है? 108 है। हमने प्राचीन भारत में कई उपनिषद आपको बताए हैं। कठोपनिषद, जावाल उपनिषद, जो मुख्य मुख्य मांडू की उपनिषद की चर्चा भी हमने की है। ठीक है। मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते जहां से लिया गया है। यम नचिकेता का संवाद किस में है? कठोपनिषद में है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। कई उपनिषद हैं जो मुख्य मुख्य हैं। इसने उसका एक संकलन करवाया और उसका अनुवाद करवाया, जिसका नाम रखा सर ए अकबर, यानी महान रहस्य। इसको भी लिख दीजिए। लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दारा सिकोह ने सर ए अकबर के नाम से, सर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया था।
फारसी अनुवाद करवाया था? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कादिरी का आकर द हर्षिका रद कर, कादिरी संप्रदाय के, कादरी किसका संप्रदाय था? इसका पढ़ा दिए हैं, 5 संप्रदाय में एक था, सूफी, है ना। लिखिए, कादरी संप्रदाय के मुल्ला शाह द्वारा, मुल्ला शाह लिखिएगा केवल, मुल्ला शाह दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु थे। कादरी संप्रदाय के मुल्ला शाह दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट पॉइंट, शाहजहां ने दारा शिकोह को, शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। उपाधि दी थी। ठीक है। अब चूंकि हमने अभी लिखा है कि कालांतर में भाइयों के बीच संग्राम हुआ और शाहजहां के भाइयों के बीच जब संग्राम हुआ तो औरंगजेब विजयी हुआ और उसने दारा शिकोह की हत्या भी कर दी। लेकिन इस कड़ी में यह भी ध्यान रखना है कि दारा शिकोह की पुत्री का विवाह जो हुआ था, वो पुत्र का जो विवाह हुआ था सफर शिकोह का, वो औरंगजेब की पुत्री से हुआ था। इसको भी ध्यान रखना है, लिख दीजिए। देखिए, कालांतर में दारा के पुत्र सफर शिकोह, दारा के पुत्र सफर शिकोह का विवाह औरंगजेब की पुत्री से हुआ। हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 30 अगस्त 1659 को, 30 अगस्त 1659 को औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या कर दी और हुमायूं के मकबरे में दफना दिया। औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या कर दी और हुमायूं के मकबरे में दफना दिया। दफना दिया। अब अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहां पर है? ये लिखा चुके हैं। वेरी गुड, ये नई दिल्ली में है और आज के समय में यह एक पर्यटन स्थल है। मैं वहां 1-2 बार जा भी चुका हूं और जब आप वहां जाएंगे तो वहां कमाल की बातें लिखी हुई, एक एक जो वो क्या कहते हैं उसको, कब्र है, उस पर देखिएगा कि उस शासक के समय में वो शासक जिन कल्पनाओं में विश्वास करता था या जिस दर्शन में भरोसा करता था, उस दर्शन की लाइनें उस पर लिखी हुई है। एक शासक ने जो लिखा है, क्योंकि तो इसमें 200-250 कब्रें हैं टोटल, तो मुगल काल के लगभग कुछ एक को छोड़ दिया, जब जहांगीर का मान लीजिए शाहदरा लाहौर चला गया, कुछ को छोड़ दिया जाए तो मुगल परिवार के लगभग शासकों शासिकाओं का या जो भी साम्राज्य इत्यादि उनकी कब्रें हैं, वहाँ एक जगह लिखा गया था कि जहाँ यह जमी अस्त होता है और जहाँ से स्वर्ग की शुरुआत होती है वह देश भारत है। यह भी लिखा हुआ है, ये मैंने पढ़ा है और शायद हुमायूं के टॉम पर ही लिखा हुआ है। और मैंने कैसे पढ़ा, लिखा तो है फारसी में। तो एक बार मैं गया था, गूगल ट्रांसलेट का उपयोग किया मैंने, स्कैनर का प्रयोग किया, और स्कैनर का यूज़ करेंगे तो किसी भी भाषा को कहीं भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, आजकल तो ये फैसिलिटी है। तो जब मैंने उस पर रखा तो उसका अर्थ वह निकल कर आया और सत्य भी था, बाद में देखा तो। ध्यान रखिएगा, उन्होंने भारत की तुलना स्वर्ग से भी की है हुमायूं ने। आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। आपने देखा कि 30 अगस्त 1659 को दारा शिकोह की हत्या हो गई
और उसका जो कब्र है वो कहाँ है? हुमायूं टॉम्ब में है, दिल्ली में है। अगला बिंदु देखिए, शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण किया। एवं दारुल बका दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। मरम्मत कराई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु, शाहजहां ने अपनी सौतेली मां को भी कैद कर दिया था। शाहजहां ने अपनी सौतेली मां को भी कैद कर दिया था। कैद कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, वैसे ध्यान रख लीजिएगा कि ताजमहल के निर्माण में कितने साल लगे, याद तो होगा ही सबको। कितने साल लगे? एक बार दोबारा कोई बताएं। नहीं नहीं, संविधान नहीं, ताजमहल। ये तो संविधान का है। ताजमहल में कौन बताएंगे? ताजमहल को बनने में तकरीबन 20 साल लगे। ध्यान रखिएगा, पूरा होने में जो आज की स्थिति है बहुत लंबा समय लगा। और कहते हैं कि लगभग 18-20 हजार मजदूर रोज काम करते थे। इतना बड़ा काम था उसमें, इसको ध्यान रखिएगा। उस्ताद अहमद लाहौरी इतना बड़ा उस्ताद था कि उसने दिल्ली में भी वैसे वैसी कई बिल्डिंग्स बनाई थी पहले, लेकिन जब ताजमहल उसने बना दिया, वो उसका क्या था, उत्कृष्टतम स्थापत्य था, जिसके बाद हाथ चले गए उसके। ध्यान रखिएगा, और कुछ नहीं बना सका। और एक खास तरह की डिजाइन में बनाया है। जब भी देखिएगा मुगलों की जो स्थापत्य कला की शैली है, खास करके जहांगीर के बाद, उसमें मैंने बताया भी था कि एक आयताकार एरिया होता है और आयताकार बाग में सेंटर में टॉम्ब होता है। चार बाग शैली कहते हैं इसको। सेंटर में टॉम्ब होता है, और ताजमहल को इस डिजाइन से बनाया है, यदि उसको आप देखेंगे, ये यमुना नदी है, और देखेंगे कि इसके एक तरफ एक पार्क है और एक तरफ एक पार्क है, और यहां पर बना हुआ है ताजमहल। दिखने में तो लगता है कि यह चार बाग शैली में नहीं है, क्योंकि एकदम किनारे पर है, लेकिन डिजाइन ऐसा है कि उसने इस नदी को बीच में ले लिया है, और अब यदि आप देखेंगे तो लगभग सेंटर में ही है। मतलब पार्क के बीच से नदी को निकलता हुआ दिखाया था। क्या कल्पना शक्ति रही होगी, देखने योग्य होगा। तभी तो हाथ कटवा दिया था। हाथ ऐसे ही थोड़े कटता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अगला पॉइंट हमने लिखा कि शाहजहां ने अपनी सौतेली मां को कैद कर दिया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। शाहजहां की माता का नाम क्या था? जगत गोसाई, याद रख लीजिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, शाहजहां ने शाहजहां ने जमीन पोस प्रथा जमीन पोस प्रथा की समाप्ति कर दी। समाप्ति कर दी एवं 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 पगड़ी पर बादशाह के चित्र अंकन को समाप्त कर दिया। पगड़ी पर बादशाह के चित्र अंकन को समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, समाप्त कर दिया। मतलब क्या हुआ? मतलब जो पगड़ी पर बादशाह का चित्र होता था उसको ओवर कर दिया, समाप्त कर दिया। सिजदा पाबोस को भी समाप्त कर दिया था। इसको भी परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा। और चहारे तस्लीम की शुरुआत की थी, जो एक नई बादशाह को सिजदा देने की प्रणाली थी, आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला बिंदु। एएल श्रीवास्तव के शब्दों में एएल श्रीवास्तव के शब्दों में शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर एरा, स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1648 में राजधानी को आगरा से दिल्ली लाया। राजधानी को आगरा से दिल्ली लाया। सोलह सौ छत्तीस में शाहजहानाबाद की नींव रखी, जो लिखवा भी चुके थे। 1636 में शाहजहानाबाद की नींव रखी, नींव रखी। ठीक है, हेडिंग में लिखिए प्रमुख अभियान, प्रमुख अभियान। प्रमुख अभियान। अब हम देखेंगे किस किस अभियान में हिस्सा लिया, कहां पर विजय की प्राप्ति हुई और कहां पर क्षेत्र हाथ से निकल गए। पहला लिखिए 1633 ईस्वी, तीर का चिन्ह, 1633। देखिए, अहमदनगर पर आक्रमण किया। अहमदनगर पर आक्रमण किया। नेक्स्ट, 1636, तीर का चिन्ह, 1636। गोलकुंडा एवं बीजापुर पर हमला किया। गोलकुंडा एवं बीजापुर पर हमला किया। हमला किया। लिखिए, अगला लिखिए कांधार अभियान, कांधार अभियान। लिखिए, शाहजहां की सबसे बड़ी राजनीतिक विफलता यह थी, यह थी कि यह थी कि सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कांधार सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कांधार उसके हाथों से सदा के लिए निकल गया। सदा के लिए निकल गया। सदा के लिए निकल गया।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शाहजहां के समय में बल्ख अभियान भी हुआ था। बल्ख अभियान भी हुआ था, जिसका उद्देश्य एक मित्र शासक को बाहर निकालना था। एक मित्र शासक को बाहर निकालना था। बाहर निकालना था। देखिए, कांधार अभियान 1649 से 53 तक चला। 1649 से 53 तक चला। तिरपन तक चला। नोट में लिखिए। देखिए, गोलकुंडा के मीर जुमला नामक शासक ने, गोलकुंडा के मीर जुमला नामक शासक ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग में लिखिए शाहजहां की उपलब्धियां। शाहजहां की उपलब्धियां। उपलब्धियां वैसे एक बार हम परिचय में देख ही चुके हैं। हाँ। हाँ, कांधार केवल हाथ से निकल गया था, बाद बाकी जीत गया था। कांधार हार गया था अली मर्दन के साथ। ठीक है, आगे चलेंगे। उपलब्धियां। उपलब्धियों में आप एक चीज देख चुके हैं कि स्थापत्य के क्षेत्र में इसने काफी कार्य किए। मेंशन कर दीजिए, दोबारा रिपीट हो जाएगा। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, स्थापत्य का राजकुमार कहा जाता है। पहला बिंदु, स्थापत्य का राजकुमार कहा जाता है। स्थापत्य का राजकुमार कहा जाता है। राजकुमार कहा जाता है। उसके बाद लिखिए 1648 तीर का चिन्ह क्या बनाया? क्या बनाया? लाल किला। इसमें लिखिए लाल किला। एक बार टाइप कर दीजिए, आवाज बहुत कम आ रही है, मैं मैसेज देख लूंगा आपका। आप टाइप कर दें एक बार, या व्हाट्सएप कर दें पर्सनली, तो देख लेंगे। थोड़ी वॉइस क्लियरिटी कम है। लिखिए 1648 तीर का चिन्ह लाल किला बनवाया स्थापत्य में। लाल किला कहां पर है? दिल्ली में है। कभी पूछ देगा कि शाहजहानाबाद किसने बनवाया, तो क्या उत्तर होगा? शाहजहां हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, 1656 जामा मस्जिद बनवाया। 1656 जामा मस्जिद बनवाया। कालखंड के साथ याद रखेंगे।
अब ध्यान रखना है कि 1631 से 48 के बीच क्या बनाया? ताजमहल। अब आप यदि काल को काउंट करेंगे इस समय को, तो ये लगभग 18 साल तो ऐसे ही दिखता है। तो 20 साल मैंने गलत नहीं कहा था, राउंड फिगर में 20 साल को याद रखिए कि 20 साल में बना। देखिए 1631 से 48, क्या हो सकता है? कहीं कहीं पर लिखा रहता है, लेकिन इसी खंड को याद रखें, ये ऑफिशियल है। ठीक है। हाँ, कहा जाए ये सही वाला पॉइंट है जो एनसीईआरटी में है, सरकारी टेक्स्ट बुक में है। आगे चलते हैं। ताजमहल बनवाया, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा मुमताज महल के स्मृति में। स्मृति में। इसके स्थापत्यकार कौन थे? लिख दीजिए नीचे, उस्ताद अहमद लाहौरी। और किसकी देखरेख में बना था? ईसा खां। ईसा खां, दोनों लिख लेंगे। डिजाइन दिया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने, सबसे बड़े इंजीनियर थे। और जिसकी देखरेख में बना था उसका नाम था ईसा खां। ठीक है, ईसा खां। नेक्स्ट लिखिए, शाहजहां के काल में तख्त ए तौस, ब्रैकेट में मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन, तख्त ए तौस, ब्रैकेट में लिख सकते हैं मयूर सिंहासन, के वास्तुकार बेबादल खां थे। के वास्तुकार बेबादल खां थे। बेबादल खां थे। ठीक है। अब एक नोट लिख दीजिए, लिख दीजिए 1739 में ईरान का नेपोलियन नादिर शाह 1739 1739 में ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, नादिर शाह नादिर शाह इसे लूट कर ईरान ले गया। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए उस्ताद अहमद लाहौरी को शाहजहां ने, उस्ताद अहमद लाहौरी को शाहजहां ने नादिर उल उस्र की उपाधि प्रदान की। नादिर उल उस्र की उपाधि प्रदान की। उपाधि प्रदान की। ठीक है।
नादिर उल उस्त्र की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट पॉइंट, वैसे आपने कई इमारतें लिख ली हैं, दोबारा से लिख सकते हैं। लिखिए इस कड़ी में लाल किला में मोती मस्जिद, लाल किला में मोती मस्जिद। अब दो मोती मस्जिद हैं, एक दिल्ली वाला है, एक आगरा के किले में है, दोनों को ध्यान रखना है। लाल किले में मोती मस्जिद, कौमा, दिल्ली के किले में, दिल्ली के किले में, दिल्ली के किले में दीवान एक खास, दीवान एक खास, कौमा, दीवान ए आम, दीवान ए आम, मोती महल और शीश महल। मोती महल और शीश महल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। ध्यान रखेंगे कि जो आज का वर्तमान जो लाल किला है, इसके पश्चिमी दरवाजे को लाहौरी दरवाजा कहते हैं, ठीक है, जो पश्चिम की तरफ है, और जो दक्षिण की तरफ है उसे दिल्ली दरवाजा कहा जाता है। यदि आप दिल्ली की कभी यात्रा करें, आपको आज भी 5 दरवाजे वहां दिख जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिख दीजिए। ये पश्चिम दिशा है मैप में, ये दक्षिण दिशा है। देखिए, लाल किला के पश्चिमी दरवाजे को लाहौरी दरवाजा, लाहौरी गेट कहते हैं आज भी। लाल किला के पश्चिमी दरवाजे को लाहौरी दरवाजा, जबकि दक्षिणी दरवाजे को दिल्ली दरवाजा कहा जाता है। दिल्ली दरवाजा कहा जाता है। आज भी दिल्ली में आप देखेंगे, डीएमआरसी ने, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक स्टेशन बनाया है जिसका नाम है दिल्ली गेट, वो यही है। मेरे ख्याल से वायलेट लाइन में पड़ता होगा, कई लाइन से मेट्रो की, तो वायलेट लाइन में दिल्ली गेट पड़ता होगा, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। आज भी है। उस समय के अवशेष बचे हुए हैं, किले इत्यादि बचे हुए हैं। हुमायूं टॉम्ब को यूनेस्को ने विरासत घोषित किया हुआ है वहां पर, तो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, शाहजहांनामा इनायत खां ने लिखा। इनायत खां ने लिखा। इनायत खां ने लिखा। ठीक है। हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा, इसको भी ध्यान रखेंगे। शाहजहांनामा इनायत खां ने लिखा। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। अगला बिंदु लिखिए, सितंबर 1657 में, सितंबर 1657 में, 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया, एवं उसकी मृत्यु की अफवाह फैल गई। उसकी मृत्यु की अफवाह फैल गई।
मृत्यु की अफवाह फैल गई। ठीक है, फैल गई, जिसके कारण जिसके कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, मरा नहीं था अभी, लेकिन अफवाह फैल गई कि बादशाह की मृत्यु हो गई है, तो पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए फाइट शुरू हुआ। लेकिन उस समय शाह शुजा शाह शुजा बंगाल का उस समय शाह शुजा बंगाल का कौमा कौमा मुराद गुजरात का मुराद गुजरात का और औरंगजेब दक्कन का गवर्नर था। औरंगजेब दक्कन का गवर्नर था। ठीक है, वो ऐसा करें कि 3 कॉलम बना लें। फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा युद्ध, पहले कॉलम में आ जाएगा युद्ध, दूसरे में आप काल को लिख सकते हैं, किस अवधि में हुआ, और तीसरे में परिणाम को लिख सकते हैं। कॉलम बना के रख दीजिए इस तरह से। युद्ध काल और परिणाम। युद्ध काल और परिणाम। नंबर 1, पहला, बहादुरगढ़ की लड़ाई। बहादुरगढ़ की लड़ाई। बहादुरगढ़ की लड़ाई। काल में लिख सकते हैं फरवरी 1658। फरवरी 1658। इसमें परिणाम लिख दीजिए, शाह शुजा पराजित होकर बंगाल चला गया। शाह शुजा पराजित होकर बंगाल चला गया। शाह शुजा पराजित होकर बंगाल चला गया। नेक्स्ट, धर्मत की लड़ाई। अप्रैल 1658। धर्मत की लड़ाई, अप्रैल 1658। अप्रैल 1658। देखिए, जसवंत सिंह की पराजय और औरंगजेब विजयी हुआ। जसवंत सिंह की पराजय और औरंगजेब विजयी हुआ। विजयी हुआ। नंबर 3, सामूगढ़। सामूगढ़ की लड़ाई, मई 1658। मई 1658। दारा पराजित हुआ एवं औरंगजेब विजयी हुआ।
दारा पराजित हुआ एवं औरंगजेब विजयी हुआ। खजवा की लड़ाई। नेक्स्ट, खजवा की लड़ाई जनवरी 1659। जनवरी 1659। इसमें लिख दीजिए, शाह शुजा पराजित होकर, शाह शुजा पराजित होकर अराकान की पहाड़ी चला गया। और आकार का करना, अराकान की पहाड़ी चला गया। शाह शुजा पराजित होकर अराकान की पहाड़ी चला गया, जहां जहां अराकानियों ने उसकी हत्या कर दी। जहां अराकानियों ने उसकी हत्या कर दी। पांचवा और लास्ट, पांचवा एंड लास्ट, देवराय की लड़ाई। देवराय की लड़ाई मार्च 1659। मार्च 1659। दारा पराजित हुआ एवं औरंगजेब शासक बना। ठीक है, इन 5 क्रमागत युद्धों के बाद औरंगजेब भारत का शासक बना था, तो ध्यान में रखेंगे। और शाहजहां को परमानेंटली कैद कर दिया था। अफवाह हुई थी कि शाहजहां बीमार हुआ, वहीं से इसकी शुरुआत भी हुई थी। एक नोट लिख देंगे इसके बाद। देखिए, शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब ने शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब ने विरजी बोहरा नामक व्यापारी को, विरजी बोहरा नामक व्यापारी को मुगल दरबार में आने की आज्ञा दी थी। ठीक है, तख्ते तौस किसने बनाया था? वास्तुकार कौन था? वास्तुकार कौन था? कौन बताएंगे? अभी लिखवा दिए हैं, बेबादल खां। इसको कभी नहीं भूलेंगे। और कोहिनूर हीरे की प्राप्ति किससे हुई थी शाहजहां को? क्या नाम था उस शासक का? मीर जुमला। तो मीर जुमला का नाम हर हाल में ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी को कभी नहीं भूलेंगे। और ईसा खां की देखरेख में ताजमहल बना, इसको भी ध्यान रखेंगे। 1631 से लेकर 48 तक ताजमहल बनता रहा, इस तथ्य को भी ध्यान में रखेंगे। शाहजहांपुर यमुना के दाईं ओर बनाया राजधानी बदलने के उपलक्ष्य में, इसको भी ध्यान रखेंगे, जब आगरा से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण होना था। लाल किला इत्यादि को नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, औरंगजेब ने सितंबर 1658 में, औरंगजेब ने सितंबर 1658 में, सितंबर 1658 में शाहजहां को कैद कर लिया। शाहजहां को कैद कर लिया एवं एवं 31 जनवरी 1666 को
31 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की आयु में, 74 ईयर्स की आयु में कैदी के रूप में शाहजहां की मृत्यु हो गई। कैदी के रूप में शाहजहां की मृत्यु हो गई। कैदी के रूप में शाहजहां की मृत्यु हो गई। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। अब लिखेंगे बूस्टर फैक्ट्स, जो चैप्टर के बाद हम प्रायः लिखते हैं। महत्वपूर्ण बातों को जो छूट चुकी हैं अध्याय में या फिर परीक्षा के दृष्टिकोण से हाई फ्रीक्वेंसी पर है, उसे यहां हम देखने का प्रयास करते हैं। बूस्टर फैक्ट्स हेडिंग बना दीजिए। अब ध्यान रखिएगा कि जब शाहजहां को कैद मिली, अभी आपने देखा है कि 1658 में शाहजहां कैद में गया और 1666 में उसकी मृत्यु हो गई, यानी लगभग देखा जाए तो कालक्रम के दृष्टिकोण से 7 साल तो कंप्लीटली जेल में ही रहा। और इस दौरान उसकी पुत्री उसके साथ रही, जहां आरा। इसको लिख दीजिए। कैद के दौरान, कैद के दौरान शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम, शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम उसके साथ रही। जहां आरा बेगम उसके साथ रही। ध्यान रखिएगा। लिखिए, शाहजहां ने दारा सिकोह को, ऐसी पॉइंट हो चुका है आज, कौन सी उपाधि दी? कौन बताएंगे? अभी लिखा है शाह बुलंद इकबाल, सब भूल गए। शाहजहां ने दारा सिकोह को अभी भी लिखाए हैं शाह बुलंद इकबाल। इकबाल उपाधि प्रदान की। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की। उपाधि प्रदान की। दारा सिकोह ने पुस्तक लिखी थी, उसका क्या नाम था? सर ए अकबर। ठीक है, अर्थात महान रहस्य, उपनिषदों का फारसी अनुवाद। देखिए, दारा सिकोह ने 2 पुस्तकें लिखी, लिख दीजिए। एक पुस्तक का नाम है सर ए अकबर और दूसरे का नाम है मज्म उल बहरीन। पहले वाले पुस्तक के विषय में आप जानते हैं, इसमें उपनिषदों का अनुवाद है, फारसी अनुवाद। और जो सेकंड बुक है मज्म उल बहरीन, इसका संबंध दारा सिकोह के जीवन से है। दारा सिकोह से संबंधित, ध्यान रख लेंगे। 2 पुस्तकें लिखी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शाहजहां के समय बनारस के विद्वान, बनारस के विद्वान
शाहजहां के समय बनारस के विद्वान विद्वान कविंद्राचार्य सरस्वती को कविंद्राचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। राजकीय संरक्षण प्राप्त था। डबल टिक कर लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है। कभी कभी इनका नाम कविंद्र भी लिखता है, कविंद्र सरस्वती। तो कविंद्र पूछे या कविंद्राचार्य पूछे, एक ही बात है। ठीक है, अगला बिंदु, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। शाहजहां के समय हीरे का फ्रांसीसी व्यापारी हीरे का फ्रांसीसी व्यापारी ट्रेविनेयर, शाहजहां के समय हीरे का फ्रांसीसी व्यापारी ट्रेविनेयर 6 बार भारत यात्रा पर आ चुका था। 6 बार भारत यात्रा पर आ चुका था। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक चिकित्सक जो इटली का था, क्या नाम था जो इसके समय भारत आया था? मनुची। मनुची के बारे में भी लिख दीजिए। देखिए, चिकित्सक मनुची जो इटली का था, चिकित्सक मनुची जो इटली का था, शाहजहां के समय भारत आया था। शाहजहां के समय भारत आया था। इस समय बर्नियर ने भारत का वर्णन किया है। इस समय बर्नियर ने भारत का वर्णन किया है, जो फ्रांस का एक चिकित्सक और दार्शनिक था। चिकित्सक और दार्शनिक था। लास्ट पॉइंट, अंतिम बिंदु, शाहजहां के काल में पीटर मुंडी ने अकाल का वर्णन किया है। पीटर मुंडी ने अकाल का वर्णन किया है। अकाल का वर्णन किया है। ठीक है, हेडिंग में लिखिए औरंगजेब। औरंगजेब ध्यान रखेंगे इसका। पीटर मुंडी जिसने अकाल का वर्णन किया है। अब अगले क्लास में यदि हम एक आध ठीक ठीक कक्षाओं को संचालित करें तो मैं समझता हूं कि औरंगजेब के बाद एक क्लास उत्तरवर्ती मुगल शासकों का होगा, जिसमें जो महत्वपूर्ण शासक हैं सभी को शॉर्ट में हम एक ही क्लास में देख लेंगे। भक्ति और सूफी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक बार उसका भी क्या करेंगे, हम पुनर्वलोकन कर लेंगे। देखेंगे कि यदि वहाँ कोई संप्रदाय छूट गया होगा तो उसको क्या करेंगे, अन्य बातों में लिखवा देंगे। जैसे सिख संप्रदाय हो सकता है, ऐसे ऐसे एक आध संप्रदाय हो सकते हैं। शेष तो हमने लिख ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर्स को भी साथ साथ हम आगे बढ़ाएंगे। गणित में लेवल 3 आपके होमवर्क में है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बनाया होगा।
कितने लोगों ने लेवल 3 के लिए प्रयास किया, वो हाथ खड़े करें। गुड। कुछ लोगों ने हाथ, हाँ बहुत बढ़िया। तो उसको बना कर रखिए, एक क्लास में उसको भी सॉल्व कर देंगे, और जैसे ही हम मुगल को समाप्त करेंगे, आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाएगी, जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं का बैकबोन है। इतिहास में यदि आधुनिक कमांड हो गया और प्राचीन कमांड हो गया, तो समझिए कि बेड़ा पार हो जाता है। उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी को देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। अगली कक्षा को हम फिर कल आगे बढ़ाएंगे, और संध्या में लगभग 7:45 से कल क्लास होगी। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। राइट।